आइए बेटा, आज हम थोड़ी थ्योरी की बात और करेंगे क्योंकि थ्योरी उतनी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम क्या करेंगे, अपने आईसीएआई की मॉड्यूल के एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो मैंने बीच बीच में अपने जो भी लेक्चर दिए उसमें थ्योरी कवर अप मैंने करी है, जिसके अंदर मैंने वैसे प्रैक्टिकल थ्योरी जो होती है जैसे ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में मैंने पूरी नोट्स बनाया था, है ना, कि भाई जो अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो डिफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग है या नॉर्मल जनरल प्राइस है या फिर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये 3 बातें हमने कर ली थी। हमने और बात भी करी थी कि भाई जो ओवर रेट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, नॉर्मल, प्री डिटरमाइंड होता है रेट, है ना, ये ब्लैंकेट रेट होता है या फिर डिपार्टमेंटल के अलग अलग रेट्स होते हैं। ये बात हम कर सकते हैं, मतलब हम ओवर रेट किसी भी लेवल पे फाइंड आउट कर सकते हैं जैसा हमें ठीक लगता है। अच्छा, फिर हमने बात करी थी कैपेसिटी रिलेटेड थ्योरी की बात करी थी कि भाई कैपेसिटी कितनी तरीके की होती है, रिलेटेड कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी, आइडियल कैपेसिटी, ये सारी बातें हमने कर ली थी। मतलब ये चीज़ हमने थ्योरी का पार्ट लिया था बेसिकली। ठीक है, बीच में हमने थ्योरी का पार्ट लिया था। अब हम बात करते हैं ओवर द लास्ट थ्योरी का पार्ट जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ये थ्योरी हमारे मॉड्यूल के अंदर कवर है बेसिकली, और मेन तो हमें मॉड्यूल बहुत पूरी तरीके से कवर करना ही है कहीं ना कहीं। तो ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम, सेम हेडिंग लगी हुई है हमारे मॉड्यूल में, आइटम इन कॉस्टिंग। ठीक है, बस मैं इसको इस तरीके से लिखवा देता हूँ जिससे आपको क्या होगा कि जब आप इसे करने बैठेंगे तो जल्दी जल्दी कवर अप हो जाए आपकी थ्योरी, है ना। हमारा पर्पस ये रहेगा। आ जाओ, इसमें सबसे पहला पार्ट हम लेने वाले हैं डेप्रिसिएशन। देखिए, सबसे पहला, हाँ जी। तो अब देखो, डेप्रिसिएशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी एसेट को यूज़ करते हैं बेसिकली, तो यूज़ करने में तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी कि हमें ये पता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो किसके कारण होता है, यूज़ के कारण, है ना, या फिर एक चीज़ और भी कह सकते हैं, और लैप्स ऑफ टाइम। ये बात ही नहीं है, समय की गुजरना, लैप्स ऑफ टाइम, एक ही बात है। ये सब नॉर्मली जब हम फाउंडेशन में पढ़ते थे तो लैप्स ऑफ टाइम को हम क्या कहते थे, फ्लक्सेशन ऑफ टाइम। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, समय के गुजरने से भी डेप लगता है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि हम अपने डेप्रिसिएशन को कैसे असाइन करेंगे, एक तरीके से देखा जाए तो कैसे असाइन करेंगे, एक है ना, कैसे असाइन। ठीक है, ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन हमारी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, ये बोल देना, पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट है, इसे हम अपनी कॉस्ट का पार्ट मानेंगे बेसिकली। और नॉर्मली हम इसे अगर देखा जाए ना, डेप्रिसिएशन जो होता है वो प्रोडक्शन ओवरहेड, इनकी जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर हम इसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कह सकते हैं, और इसको हम सेलिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये अलग अलग आप ऐसे क्यों कह रहे हो बेसिकली, तो बड़े एक बात ध्यान रखना, अगर फैक्ट्री में लगने वाली मशीनें हैं तो मशीनों के ऊपर अगर डेप लग रहा है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है। और अगर ऑफिस के अंदर कोई मशीन है, जैसे प्रिंटिंग की मशीन है, कुछ भी प्रिंटर, आपने प्रिंटर रख रखा है, बड़ा वाली मशीन रख रखी है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिस ओवरहेड का पार्ट है। और अगर डिलीवरी करने के लिए ट्रक वगैरह रखा हुआ है, डिलीवरी वैन रखी हुई है, मोटरसाइकिल, बाइक, कार रखी हुई है, तो उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो सेलिंग ओवरहेड का पार्ट है। आप समझ पा रहे हैं। तो मतलब जिस जिस लेवल पर ओवरहेड की जिस लेवल पर एसेट यूज हो रही है वो उसके ऊपर लगने वाला डेप उसी ओवरहेड का पार्ट बनेगा। हाँ, ये ना, हम सारे ओवरहेड को इधर भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी नहीं डाल सकते। हमें देखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन किसका पार्ट है। तो दैट मीन्स आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है कि आप इसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट मानना, क्या मानना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉस्ट का पार्ट मानना, और उसे जिधर जाना चाहिए उधर ट्रांसफर कर देना। मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई। बस एक बात ध्यान में रखना
कि इन्होंने जो बोला हुआ है कि आप जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाओगे, आप जो डेप्रिसिएशन दिखाओगे वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली, क्या, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। मतलब एक तरीके से आपको एक सही अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। और कह रहे कि अगर आप सही अमाउंट की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने दो प्रिंसिपल ध्यान में रखना है ना, रिमेंबर, रिमेंबर, हमेशा दो प्रिंसिपल ध्यान में रखना। और वो दो प्रिंसिपल कौन से हैं, रिमेंबर टू प्रिंसिपल। और वो टू प्रिंसिपल ये हैं, कॉज एंड इफेक्ट, एक तरीके से कारण एंड इफेक्ट। डेप्रिसिएशन एसेट को यूज करने से कितना इफेक्ट आया वो इफेक्ट निकाल लो, ठीक है ना, इनकी डेप्रिसिएशन निकाल लो। या फिर आपने एसेट को यूज करने से कितना बेनिफिट ग्रांट हुआ, आपको कितना बेनिफिट मिला, उसको निकाल लो। और ऑब्वियसली बात है इसमें से इकोनॉमिकल फिजिबल अमाउंट हम वो ले लेंगे जिन दोनों में से कम अमाउंट होगी या जो आपको ठीक लगेगी, वैसे कम अमाउंट को लेते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हमारा आता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा हमारा पैकिंग एक्सपेंस। क्या बोला बेटा मैंने, पैकिंग एक्सपेंस। इन्हें याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, पैकिंग एक्सपेंस, ठीक है। देखो अगर मैं पैकिंग के बारे में बोलने बैठूं तो पैकिंग दो तरीके की होती है। बोलो कौन सी तरीके की, दो तरीके की। बट एक होता है तुम्हारा प्राइमरी पैकिंग, एक होती है तुम्हारी प्राइमरी पैकिंग, और एक होती है आपकी सेकेंडरी पैकिंग। एक होती है आपकी प्राइमरी पैकिंग और एक आपकी होती है सेकेंडरी पैकिंग। बात करोगे, देखो प्राइमरी पैकिंग तो वो होती है जो प्रोडक्ट का ही पार्ट मानी जाती है, मतलब प्रोडक्ट के साथ ही चलती है। मतलब विदाउट प्राइमरी पैकिंग एक प्रोडक्ट को बेच पाना बड़ा मुश्किल है, आप ये समझ के चलना। तो प्राइमरी पैकिंग होना जरूरी है। जैसे ऑब्वियस बात है, टूथपेस्ट जो होता है अगर देखा जाए तो टूथपेस्ट जो होता है वो एक ट्यूब के अंदर होता है, पेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। बोलो हाँ ये ना, तो अगर वो ट्यूब ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं आने वाला। कहने को हम प्रोडक्ट क्या है, पेस्ट यूज करते हैं, उस ट्यूब को नहीं चबाते हम देखा जाए तो, लेकिन उस ट्यूब के बिना वो पेस्ट बिकना मुश्किल है। दवाइयाँ, दवाइयाँ कभी किलो के भाव आपने देखे नहीं आते, पत्ता मिलता है तो आप पता है ना, एक पत्ते के अंदर वो क्या होती हैं, दवाइयाँ एक बंद रहती हैं। तो वो क्या प्राइमरी पैकिंग है, प्रोडक्ट के साथ चलती है। हम पत्ता थोड़ी ना खाते, दवाई खाते हैं, तो प्रोडक्ट क्या है, दवाइयाँ। लेकिन वो भी बताए जो पत्ते के अंदर वो फील करी गई है तो क्या उसकी प्राइमरी पैकिंग। मतलब एक तरीके से शरीर मान लो उसका, एक आउटर बॉडी मान लो किसी प्रोडक्ट की। आया समझ में नहीं आया, ये प्रोडक्ट का पार्ट माना जाता है। जबकि सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है, सेकेंडरी पैकिंग वो होती है कि जब सामान को एक जगह से दूसरी लोकेशन पर पहुंचाना होता है तो हम जो पैकिंग करते हैं सेकेंडरी पैकिंग कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बड़े बड़े कार्टन में सामान डाला जाता है या बोरियों के अंदर सामान डाला नहीं 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 नहीं, नहीं। वो नहीं होती। सेकेंडरी पैकिंग का मतलब ही वही होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन के काम आती है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के काम आती है बेसिकली। यहाँ पर वो जो तुम कह रहे हो ना थर्ड पैकिंग कुछ नहीं होती, ठीक है ना। सेकेंडरी पैकिंग और प्राइमरी पैकिंग होती है। जो तुम कह रहे हो जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का पेस्ट और उसके ऊपर का डब्बा वो एक साथ प्राइमरी पैकिंग का ही पार्ट है, समझ गए। जैसे कई दवाइयाँ तुमने फिर दवाई वाले एग्जाम्पल पे आए थे, दवाइयाँ एक पत्ते के अंदर होती हैं तो समझते तो पत्ता मिलता है, और लेकिन कई बार तुम देखो पत्ता भी एक छोटे डब्बे के अंदर बंद होता है ना। तो वो कैसा, वो प्राइमरी पैकिंग का ही पार्ट है, वो सब सेकेंडरी पैकिंग नहीं बोलोगे आप। क्लियर ही नहीं है, यहाँ पे सेकेंडरी पैकिंग का मतलब ही यही होता है, बड़ी बड़ी बोरियां, बड़े बड़े कार्टन, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर करना होता है गुड्स को, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है। क्लियर ही नहीं है, तो देखो ऑब्वियस बात है, तो ये किसका पार्ट माना जाएगा, हमारे पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इसका पार्ट माना जाएगा। बात क्लियर होगी ना भाई, यानी कि आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है हमारा। किसका पार्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है। बात क्लियर हो गई,
ठीक है। अब देखो एक बात और बताता हूँ, पता है सेकेंडरी पैकिंग में दो पैकिंग ले सकते हैं हम यहाँ पर, एक और दो, ठीक है ना। आपको ना सेकेंडरी पैकिंग में पर्पज समझना पड़ेगा। एक होती है हमारी फैंसी पैकिंग, मतलब कई बार हमने देखा होगा कि प्रोडक्ट को बिल्कुल मार्केट में अलग पैकिंग में निकाला जाता है, फैंसी पैकिंग और अट्रैक्टिव पैकिंग होती है, बोलो हाँ ये ना। तो पता है अट्रैक्टिव पैकिंग जो होती है, ठीक है, वो किसका पार्ट है, क्यों अट्रैक्टिव पैकिंग की जाती है, सेल करने के लिए, मतलब लोगों को, ठीक है ना, एक देखिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो ये हमारे कहलाएंगे सेलिंग ओवरहेड का पार्ट, किसका कहलाएंगे, सेलिंग ओवरहेड का पार्ट। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि अगर ट्रांसफर टू वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड माने जाते हैं। अब देखा जाए तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक ही हेडिंग लगती है, लेकिन आपको पता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत माइनर सा अंतर होता है, ज़्यादा बड़ा अंतर है। बस आप ये समझ लो कि जहाँ पर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने से कनेक्टेड कोई भी कॉस्ट होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, समझ गए। लेकिन अगर हमारा पर्पस प्रोडक्ट को सेल करने का है तो वो सेलिंग ओवरहेड का पार्ट कहलाती है। हालांकि जब भी हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की एक ही हेडिंग लगती है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नहीं दिखाए जाते हैं, लेकिन बोले भी एक साथ जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सेलिंग का पर्पस सेल करना होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोडक्ट को उसके अंजाम लोकेशन तक पहुंचाना होता है, समझ गए, याद रहेगा, बढ़िया। अब इसके बाद देखो नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, ठीक है। देखो नंबर थर्ड में ना, वैसे मैं यहाँ से नहीं लिख रहा, फ्रिंज बेनिफिट लिखा हुआ है। तो फ्रिंज बेनिफिट का मतलब है कि अपने वर्कर को एक तरीके से अलग एडिशनल पेमेंट करना। अब एडिशनल पेमेंट का मतलब एक तरीके से वही हो सकता है जैसे कि पर्क्स एंड अलाउंस एंड ओवर टाइम वगैरह देना, तो वो मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, तो उसके बारे में बात आपसे नहीं करूंगा मैं, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे लिखो बैड डेट, बैड डेट, ठीक है, बैड डेट लिखो। देखो अब ऑब्वियस बात पता क्या है, देखो इसमें ना दो सोच आती है, इसमें दो सोच क्या आती है, यहाँ पे लिखेंगे टू थिंकिंग, इसके अंदर दो सोच है एक्चुअल में बैड डेट को लेके। देखो पहली सोच तो वही है, जब मैं पढ़ता था मेरे टीचर ने मेरे को पढ़ाई थी, ये बोला जाता है कि बैड डेट जो है, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है ना, किसका पार्ट है, लिख लो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहते हैं ये तो भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, जो बैड डेट है वो यहाँ क्यों रिकॉर्ड होगा, बोलो हाँ ये ना, क्योंकि ये तो सेल होने के बाद हो रहा है एक तरीके से, ये बोला गया बेसिकली कि भाई ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ये लिखा हुआ है देर इज नो अनएमिटी अमंग्स डिफरेंट, मतलब अलग अलग ऑथर्स की है। पहला व्यू है कि बैड डेट शुड बी एक्सक्लूड फ्रॉम कॉस्ट, बैड डेट को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू बैड डेट आर फाइनेंशियल लॉसेस, देयरफॉर दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट, मतलब बैड डेट को हमें किसी पर्टिकुलर जॉब में एलोकेट नहीं करना है, मतलब वो फाइनेंशियल कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। लेकिन एक सेकंड व्यू आता है, एक सेकंड व्यू आता है कि इसे किसका पार्ट मान लो, शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट। कि बैड डेट किसकी वजह से पैदा हो रहा है, सेल करने की वजह से तो पैदा हो रहा है, तो कहते हैं कि इसे किसका पार्ट मान लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट मान लो। यहाँ पे अनदर व्यू इट शुड फ्रॉम पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, especially when they arise in normal course of trading. Therefore, bad debt should be treated in cost accounting in the same way as any other selling and distribution cost. However, extraordinary large bad debt should not be included in cost. कहने का मतलब ये है कि अगर अमाउंट नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल लॉस की तरह लिया जा रहा है, तो आप इसे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मानो।
लेकिन अगर ये एबनॉर्मल की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो आप इसे कॉस्ट का पार्ट मत मानना। आया समझ में? नहीं आया? ये याद रखना बस, ये मैंने तुम्हें ब्रीफ करके दे दिया, कहीं भूलोगे नहीं। समझ गए? बात क्लियर हो गई? नंबर 4 लिखो, ट्रेनिंग एक्सपेंस। ट्रेनिंग एक्सपेंस देखो, ठीक है ना। अब ऑब्वियस बात है, ट्रेनिंग एक्सपेंस किसकी ट्रेनिंग कराते हैं हम? अपने वर्कर्स की। बोलो हाँ या ना? तो ऑब्वियस बात है, ट्रेनिंग एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द ट्रेनिंग एक्सपेंस ऑफ ऑफिस एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर शुड बी ट्रीटेड एज, ऑब्वियस बात है, ऑफिस एंड ऑफिस सेल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज द केस मे बी। दिस एक्सपेंस कैन बी स्प्रेड over various department of the concern on the basis of number of worker. Training expense would be abnormally high in case of high labor turnover. Expense should be excluded from the cost charged to P&L. अब इसका मतलब है, इसमें 4 बातें लिख लो फटाफट फटाफट। 1 2 3 और 4 लिख देंगे। बताइए 4 बातें कौन सी हो गई? अगर ये ट्रेनिंग किसका है? फैक्ट्री वर्कर का है, तो बेटे किसका पार्ट मानेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ। क्लियर है? और बेटा अगर ये ऑफिस वर्कर है, तो ऑफिस स्टाफ लिखो, बल्कि ऑफिस स्टाफ वर्कर किसका पार्ट माना जाएगा? ये ऑफिस ओवरहेड का पार्ट माना जाएगा। और अगर ये सेलिंग वाले वर्कर हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट माना जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये क्या है? एबनॉर्मल हाई अमाउंट, एबनॉर्मली बहुत ज्यादा अमाउंट है, किसकी वजह से? ड्यू टू लेबर टर्नओवर बढ़ाया था, लेबर का आना जाना। हाँ है ना? अगर बताओ वर्कर ज्यादा जाएंगे कंपनी से, तो नए वर्कर को रखना पड़ेगा, और नए वर्कर को रखना पड़ेगा तो हमें उनको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। तो ऑब्वियस बात है, अगर ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, लेबर का टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, लेबर ज्यादा जा रही है, तो ट्रेनिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा हमारा। तब ये हमारा एबनॉर्मल कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह? एबनॉर्मल कॉस्ट। और भैया एबनॉर्मल कॉस्ट प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होती, उसे हम कहाँ डाल देते हैं? कॉस्टिंग P&L में। लिख लो यहाँ पर, ट्रांसफर टू। समझ गए? याद रहेगा? चलो अब आते हैं नंबर 5। देखो सेम सेम यहाँ पर भी है, कैंटीन एक्सपेंस। ऑब्वियस बात है, कैंटीन का खर्चा क्या होता है बताओ फटाफट से? कि वर्कर को हम मील दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। अब खाना देने में हमारे खर्चे लग सकते हैं। क्लियर है? अब बताओ वर्कर कहाँ कहाँ पर होते हैं, बताओ फटाफट से? फैक्ट्री वर्कर, और बोलो ऑफिस वर्कर, और सेलिंग वाले वर्कर। हाँ तीनों को मिल सकता है। और तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बोलो। ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हें कि फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे, ये ऑफिस ओवरहेड का पार्ट बना देंगे, और ये अच्छा मैं एक बात और बोलूं, एक बात और बोलूं।
आपको पता है, एक कॉमन सेंस लगाते हैं वैसे हम, ठीक है। मुझे बताओ, सारे बच्चे बताओ ना, प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, फैक्ट्री में, ऑफिस में, या सेलिंग में? फैक्ट्री में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो ये हो गया हमारा। ये दोनों डिपार्टमेंट कौन से हैं? बोला था मैंने, बताओ। सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट एक्चुअल नहीं है। समझ गए ना मेरी बातों को? क्लियर ही नहीं है? सेम कहानी है, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है और ये क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। क्लियर ही नहीं है? तो और आपको ये भी पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक नहीं होता फैक्ट्री के अंदर, मतलब कई तरह के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकते हैं। यानी कि ऑब्वियस बात है, इनका फर्दर एलोकेशन चलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। ये तो मैंने आपको एक क्लब बता दिया मैं, क्लियर ही नहीं है? और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर भी कई तरह की प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, तो उनके वर्कर के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट निकाल दी जाएगी। आ गया? क्लियर ही नहीं है? ठीक है, चलो जी। अब देखो नंबर 5 हो गया, नंबर 6। नंबर 6, कैरिज एंड कार्टेज एक्सपेंस। कैरिज एंड कार्टेज एक्सपेंस, ठीक है। इसमें दो बातें लिख लो। देखो, अगर ये आप डायरेक्ट कॉस्ट के तरह ट्रीट कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट मटेरियल लाने में ट्रीट कर रहे हो, समझ गए? मतलब आपका जो मटेरियल आ रहा है, मेन मटेरियल जो है उसके लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ, ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, समझ गए? लेकिन अगर आप कैरिज फ्रेट पे कर रहे हो किसके लिए, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए, तब ये कहलाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, समझ गए? और अगर आप ये पे कर रहे हो, देखो ये दोनों तो कौन से हो गए दीदी बेटा, ये तो इनवर्ड वाले हो गए, लेकिन आउटवर्ड भी तो हो सकता है। यानी कि अगर ये आउटवर्ड वाला है, सामान को बेचने से रिलेटेड है, तो किसका पार्ट बनेगा ये, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, समझ गए ना? सामान को भेजने का खर्चा। बात क्लियर हो गई? याद रहेगा? हमें तो पर्पज समझना, बाकी तो होना आसान है हमारे लिए, ठीक है। नंबर 6, नंबर 7। देखो नंबर 7 में बताने वाली कोई बात नहीं है, जैसे एक्सपेंस फॉर वेलफेयर एक्टिविटी लिखा हुआ है बुक में आपकी, लिखा ऑल एक्सपेंस इनकर्ड ऑन वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी आर पार्ट ऑफ जनरल ओवरहेड, आए ना? तो यानी कि ये जिस पर्पस, जिस एम्प्लॉय के लिए हो रहा है उसमें डाल दो। मतलब एक तरीके से मैं ना यहीं पर ही लिख देता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, यहीं पर ही लिख दो, कैंटीन के नीचे लिख दो वेलफेयर एक्टिविटी एक्सपेंस, समझ गए? अपने एम्प्लॉय के लिए तुमने कुछ भी वेलफेयर एक्टिविटी करी, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट शिफ्ट अलाउंस, ब्रैकेट में डाल दो ओवर टाइम, और इसके बारे में हमने पूरा प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कि भाई आप इसे प्रोडक्शन का पार्ट मान सकते हो, इसे आप पर्टिकुलर बंदे के लिए अगर काम कर रहे हो तो उसके उसके कोर्स का पार्ट मानो, उस पर्टिकुलर जॉब में ऐड करो, है ना? और अगर ये आपकी कमी की वजह से ओवर टाइम करवानी पड़ रही है तो आप इसे कॉस्टिंग पीरियड में डाल दो। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, कहोगे तो लिख दूंगा, वैसे तो आसान है, ठीक है ना?
चलिए जी, फिर एक है आपका आर एन डी की खर्चे, आर एंड डी एक्सपेंसेस। आर एन डी एक्सपेंस कौन सा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, ठीक है। ठीक है, देखो ऑब्वियस बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलो हम किसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, बोलो हाँ ये ना। अब छोटा सा एग्जांपल दे दो, चलो मैं अपनी ही एग्जांपल दे दूं, मेरी एग्जांपल समझ में आ जाएगा। हमें ऑलरेडी वैसे पता है कि आजकल का जमाना इस इंटरेक्टिव पैनल में पढ़ाने का है, मतलब व्हाइट बोर्ड वाला जमाना चला गया बेसिकली, हमें ये पता है। अब ऐसा तो नहीं है मुंह उठा के, से भी उठा के ले आएंगे इसे, कैसे भी दे देगा वो। तो इसको खरीदने के लिए हम 4 जगह गए होंगे, आए ना। अलग अलग बंदों के अलग अलग फीचर्स को देखा होगा कि कौन क्या इसमें फीचर दे रहा है, कौन कैसा प्रोसेसर दे रहा है, कौन कितनी रैम दे रहा है, मेमोरी दे रहा है, जो भी है वट एवर, आए ना। 4 जगह हमने जानकारी ली होगी इसके बारे में, और जानकारी लेने में भी तो पैसा लगता ही नहीं लगता है। बोलो हाँ ये ना। जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक सेमिनार में जाने वाला हूँ, हाँ ये ना, है ना, किसी बिजनेस कोच का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब मैं उनके उनके सेमिनार के अंदर जाऊंगा तो obviously मैं क्यों जा रहा हूँ? कुछ नया लेने के लिए, बिजनेस के लिए, सही बात है नहीं? ये खर्चे क्या कहलाएंगे? आर एन डी के एक्सपेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है वो आप अलग अलग लेवल पे कर सकते हो। बात क्लियर होगी नहीं होगी कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करो, कोई सेल करने की नई स्ट्रेटेजी देखना, वो सेलिंग का पार्ट बन जाएगा। प्रोडक्शन की अगर नई मशीनें देखना चाहते हो तो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बनेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो यानी कि आप आर एन डी किस लेवल पे कर रहे हो, वो उस ओवरहेड का पार्ट बनेगा। इफ रिसर्च इज कंडक्ट इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, द आर एन डी शुड बी चार्ज टू द प्रोडक्शन ओवरहेड। समझ गए? Why the expenditure become a part of administration overhead if research relate to the administration. Similarly, अगर मार्केट रिसर्च कर रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बनेगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ है ना। तो यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि आर एन डी कर रहे हो किसके रिलेटेड? प्रोडक्शन रिलेटेड आर एन डी, तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आर एन डी, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट है। और मार्केट रिसर्च कर रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है। ठीक है, ये रिसर्च का कॉस्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये रिसर्च है। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये मैंने देखा नहीं, मैंने अभी पढ़ा है। एक है रिसर्च, एक है डेवलपमेंट। हम नॉर्मली रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक साथ पढ़ा देते हैं, आर एन डी के खर्चे ऐसे बोल देते हैं। लेकिन रिसर्च का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को सिर्फ सर्च करना, देखना, उसे एग्जीक्यूशन में नहीं लाते। और अपनी उसी रिसर्च को एग्जीक्यूशन में लाना क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। समझे? तो मैंने अभी क्या लिखा है? खाली रिसर्च लिखा है। जब लिखा डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर्ड इन कनेक्शन विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट should be charged directly to that product. Such expenses are usually treated as deferred revenue expenses and recovered as a cost per unit of the product when production is fully established. Basically, बात क्लियर हो गई? तो यानी कि एक तरीके से जो डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है वो किसके तहत ट्रीट की जाती है? एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के तहत की जाती है। और क्या होता है? डायरेक्टली allocated to cost per unit of product। बाकी ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है, ये तो मैंने बता ही दिया। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, और ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। समझ गए बेटा? क्लियर है?
ये हो गया हमारा खत्म। एक और लिख लो, नंबर 9। नंबर 9 लिख लो। एक्सपेंस है 9 है बेटा मेरे अकॉर्डिंग। किसमें? ना उसमें डाल दिया ना, कैंटीन में डाल दिया मैंने। रिमूवेबल मशीन को हटाने की कॉस्ट, समझ गए? जैसे कई बार मशीनें फिक्स हो जाती है ना, उन्हें हटाने की कॉस्ट। रिएक्शन लगाना होता है, रिएक्शन उसको वो जांचों से दोबारा हटाना। ठीक है ना? तो देखो ये हमारा नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट माना जाता है। और अगर मान के चलो ये नॉर्मली प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है, और अगर ये इसलिए हो रहा है ड्यू टू क्वालिटी प्लानिंग, हो सकता है जैसे कहा डाल ये एबनॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? और कहाँ डाल देंगे बोलो, कॉस्टिंग पीरियड में। क्लियर है? इसमें एक ट्रीटमेंट और लग सकता है, वो भी लिख लो। इफ अमाउंट लार्ज, अगर ज़्यादा है तो आप इसे डेफर ट्रीटमेंट दे सकती हो, मतलब सालों में, टाइम पीरियड में बांट दो। समझ गए? ऐसा भी कर सकते हो। नंबर 10 लिखो भाई। इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्ज। देखो वैसे तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉर्मली दिस इज फाइनेंशियल कॉस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये नॉर्मली तो हम यही बोलते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता ना, नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो हम इसे क्या कहते थे कि फाइनेंशियल कॉस्ट है, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी हमने करा था जहाँ तक याद है ना। लेकिन अब एक चीज समझ लो, ये थ्योरी का पार्ट बन सकता है तुम्हारी। ठीक है? कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट की या किसी फाइनेंशियल चार्जेस की फॉर नॉन इक्विटी फंड और इंसिडेंटल कॉस्ट दैट इक्विटी incidental cost that equity incur in arranging those fund। देखो यहाँ पे लिखो रिलेटेड विथ नॉन इक्विटी फंड। अगर ये नॉन इक्विटी फंड से रिलेटेड है तो यानी कि अगर कोई कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है नॉन इक्विटी फंड से, नॉन इक्विटी फंड का मतलब ये है कि बिजनेस चलाने के लिए लोन नहीं लिया है हमने, बेसिकली समझिए ना, बिजनेस चलाने के लिए उधार नहीं ले रखा है हमने, वो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। अगर हम मशीनरी वगैरह के लिए लेते हैं लोन, आए ना, तो वो हमारे पार्ट बनेगा। समझ गए? इंटरेस्ट प्लस इंसिडेंटल। इंसिडेंटल चार्ज समझते हो? इंसिडेंटल चार्जेस जैसे कई बार हमें उधार लेने के लिए हमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह पे करनी पड़ती है।
ठीक है। यहाँ पे लिखो प्रेजेंटेड इन सेपरेट आइटम इन कॉस्ट स्टेटमेंट ब्रैकेट में पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। बस इतना बहुत है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मतलब देखो, अगर हमारे यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है कि अगर आप ना हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट है हमें देना पड़ रहा है, अगर हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर आएगा, अदरवाइज वो नहीं आता, और नॉर्मल तो आता ही नहीं है, आपको वही करना है। ठीक है, बस अब आ जाओ हम करते हैं अपने एमसीक्यू। बताओ पहला एमसीक्यू क्या है हमारा। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आर अफेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड बाय चेंज इन आउटपुट। यहाँ पे लिखा है कि फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्ट नहीं होती है इन मॉनेटरी टर्म, मॉनेटरी यानी कि वैल्यू में, मतलब फिक्स ओवरहेड वैल्यू में चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड बाय अ चेंज इन आउटपुट, अगर आउटपुट चेंज होता है। बट दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड प्रोवाइडेड, बताइए ये बात इन्होंने ठीक लिखी है इन्होंने कि फिक्स ओवरहेड जो है, जो फिक्स खर्चा है वो कभी चेंज नहीं होता है एक टाइम पीरियड में, अगर आउटपुट बदलता है तो, क्योंकि आउटपुट के बदलने से वेरिएबल कॉस्ट बदलती है, फिक्स ओवरहेड चेंज नहीं होता है। तो क्या लिखा है, इंक्रीज इन आउटपुट इज नॉट सब्सटेंशियल, इंक्रीज इन आउटपुट इज सब्सटेंशियल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बताओ, मैंने बताया था वैसे वाला, इंक्रीज इन आउटपुट इज नॉट सब्सटेंशियल, क्लियर ही नहीं है, इसका मैंने मीनिंग क्या बताया था। हाँ, इसका मतलब ये यहाँ पर ही बोला है कि यहाँ पर सब्सटेंशियल का मतलब है ज्यादा, कहते हैं ना, ज्यादा बेसिकली। तो यहाँ पर जो मीनिंग निकल कर आ रहा है वो मीनिंग ये निकल कर आ रहा है कि अगर मैं अपना आउटपुट बढ़ा दूंगा तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, और अगर मैं आउटपुट बढ़ा दूंगा तो उससे फर्क पड़ेगा, बोथ ए एंड बी, ये नन ऑफ द अबव। ऑब्वियस बात है, फिर वही वाली बात बोलेंगे, मतलब हमें इसी बात से रिलेटेड मैचिंग वाली बात करनी है कि ये बात किस बात से कनेक्ट हो रही है। अगर मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर ही नहीं है, आउटपुट बढ़ाऊंगा तो फर्क पड़ेगा, और ये दोनों बातें हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो बताओ, अभी तो बोला था हमने कि फिक्स ओवरहेड के मतलब आउटपुट बढ़ाने से फिक्स ओवरहेड में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, ए, क्लियर ही नहीं है, न बी है न सी है न डी है। आगे देखो, उसके बाद क्या आएगा ये वाला, कैपेसिटी इज डिफाइंड एज एक्चुअली यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट। बताओ, हमने कर लिया, कैपेसिटी इज डिफाइंड एज एक्चुअली यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब इसका मतलब है कि कौन सी कैपेसिटी हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। इसमें कई बच्चे नॉर्मल लगाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब ये है कि आने वाले सेल्स ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम कितनी कैपेसिटी को यूज करेंगे, वो नॉर्मल है। बट प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब है कि इतनी यूज हम कर सकते हैं नॉर्मल आइडल टाइम हटाने के बाद, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी कब आती है, जब इंस्टॉल कैपेसिटी में से आइडल कैपेसिटी लेस कर दी जाती है।
तो इसका आंसर जो आएगा प्रैक्टिकल आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे, तीनों नहीं आएंगे। फिर आ जाओ ये वाला, द अलॉटमेंट ऑफ होल टाइम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ होल होल टाइम कह रहे होल आइटम ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को एलोकेट कर देना कॉस्ट सेंटर में, कॉस्ट यूनिट में, वो क्या कहलाता है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं, गलत कह रहा है, अभी तो अलॉटमेंट की बात कर रहा है। कॉस्ट अपॉर्चमेंट हो सकता है, कॉस्ट एलोकेशन हो सकता है, नन ऑफ द तो नहीं है। तो ये तो बी है या सी है, बताओ क्या है? अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट और पूरी कॉस्ट को अलग अलग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट अलॉटमेंट बताओ बताओ सोचो। कॉस्ट अपॉर्चमेंट क्या है आंसर? है ना, मेरे को लग रहा था। इसका अंदर एलोकेशन आएगा। अपॉर्चमेंट का मतलब होता है बांटना। इन्होंने बोला अलॉटमेंट ऑफ, सीधा उठा के कॉस्ट को क्या करना है? कॉस्ट सेंटर को एलोकेट करना है, सीधा उठा के देने वाली बात हो रही है, तो वो एलोकेशन कहलाएगा, अपॉर्चमेंट नहीं कहलाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता ऑन सूटेबल बेसिस, तो वो अपॉर्चमेंट कहलाता। प्राइमरी पैकिंग इज अ पार्ट ऑफ, बता दिया मैंने, प्राइमरी पैकिंग इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑब्वियस बात है, न ए न सी न डी, चेक करते रहना, सही है? हैं? चलो उसके बाद क्या लिखा है? अभी लिखवा दे वाला तो मैंने, डायरेक्ट रेमुरेशन, डायरेक्टर रेमुरेशन एंड एक्सपेंस फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ, ऑब्वियस बात है, ये प्रोडक्टर यहाँ नहीं होता, सेलिंग में नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता, किसका पार्ट कहलाएगा? वो एडमिन का पार्ट कहलाएगा। क्लियर है? मैनेजमेंट का पार्ट है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड बेस्ड ऑन इट्स फंक्शनैलिटी, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, मतलब ये ओवरहेड का क्लासिफिकेशन नहीं है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी के बेस पर, फंक्शनैलिटी के बेस पर। फंक्शनैलिटी का मतलब समझते हैं? फंक्शनैलिटी का मतलब है काम करना। काम कहाँ पर होता है? फैक्ट्री में, एडमिन में और सेलिंग में, इतनी लेवल पे। फंक्शन कहाँ कहाँ पर होते हैं? काम कहाँ कहाँ पर? तो काम करने तो ओवरहेड पैदा हो रहे हैं, तो फैक्ट्री में काम हो रहा है ना? तो इन्होंने आंसर कौन सा, विच इज नॉट, नॉट वाला आंसर, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। समझ गए? ये तो है ना हमारे फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग। डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रोडक्शन ओवरहेड का तो मना कर दिया था, एडमिन ओवरहेड का तो मना ही कर दिया था। अब यहाँ पे दोनों ही दे दिया हमें, क्या दे दिया हमें? सेलिंग भी दे दिया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया। तो बेडेड किसके वजह से पैदा हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट करने से हो रहा है, सेल करने से हो रहा है? बताओ, बारीक ये थोड़ी सी, सेल करने से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं हो रहा। बात करोगे ना, बेडेड सेलिंग ओवरहेड का पार्ट कहलाएगा। नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी of a plant refers to difference between, normal capacity of a plant refers to difference between, देखो ये रहा, इसका तो छूटते मुझे याद था, सी आंसर। अब क्यों है वो बता देता हूँ। देखो मैक्सिमम और प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मैक्सिमम मतलब आइडियल और प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बीच में ना जो आता है वो नॉर्मल आइडियल टाइम होता है। समझ गए? ये तो होने से रहा, समझ गए? बात क्लियर हो गई? उसके बाद है, हेलो जी बोलिए, बोलिए। हाँ जी, फिर आता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी। देखो प्रैक्टिकल और नॉर्मल कैपेसिटी में जो गैप होता है ना, प्रैक्टिकल मतलब है कितना हम कंज्यूम कर लेंगे बेसिकली, और नॉर्मल कैपेसिटी निकालनी तो नॉर्मल तो वैसे भी नहीं लेनी। इनके जो बीच का डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है कि वो कैपेसिटी जो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मान के चलो मैं 4000 यूनिट बना सकता हूँ, बट मैं बना 3 रहा हूँ, तो 1000 नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में, तो क्यों ही बनाऊंगा?
इनकी वो कैपेसिटी जो आइडल पड़ी हुई है, जिसमें यूज ही नहीं कर रहा, इनके पीछे डिफरेंस को आइडल कैपेसिटी होता है। और वो भी कौन सी आइडल कैपेसिटी होती है? नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, एबनॉर्मल नहीं होती वो। अच्छा जी, तो ये भी नहीं होगा, मुझे तो ये निकालना है, ये नॉर्मल प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड एस्टिमेटेड आइडल कैपेसिटी। देखो देखो मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिकल और नॉर्मल के बीच में क्या आता है? आइडल कैपेसिटी। और अगर मैं प्रैक्टिकल में से आइडल हटा दूं तो क्या आ जाएगी? नॉर्मल। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रैक्टिकल कैपेसिटी माइनस एस्टिमेटेड आइडल कैपेसिटी एज रिवील्ड बाय लॉन्ग टर्म सेल ट्रेंड। कि सेल मतलब मार्केट में सेल डिमांड की वजह से जो कैपेसिटी मेरी यूज नहीं हो पाएगी, तो अगर प्रैक्टिकल में से उसको हटा दूं जिसे मैं यूज नहीं करूंगा, तो कौन सी आ जाएगी? जिसे मैं यूज करूंगा। बोलो हाँ, ये ना, नॉर्मल कैपेसिटी आ गया। कई बच्चे ना इसको लगाई जाते हैं डी को, बट डी गलत है। मैक्सिमम माइनस एक्चुअल, मैक्सिमम माइनस एक्चुअल कैपेसिटी के बीच में ना दो कैपेसिटी आती हैं, प्रैक्टिकल भी आ जाती है और नॉर्मल भी आ जाती है। समझ गए? हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर मान के चलो ये नहीं होता ऑप्शन, तब आप डी को लगा देते, तब इसका बेस्ट आंसर फिर डी बैठता। ठीक है ना? लेकिन ये ध्यान रखना, फिर मैक्सिमम और एक्चुअल के बीच में जो तुम्हारा प्रैक्टिकल आ रहा है ना, प्रैक्टिकल और नॉर्मल, वो सेम होगा, ये मान के चलते हैं। ठीक है? नोवा, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एंड एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड will be usually at minimum level provided predetermined overhead rate is based on, दोबारा पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एंड एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो अंडर और ओवर होता है ना। और एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड विल बी यूजुअली एट द मिनिमम लेवल प्रोवाइडेड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज बेस्ड ऑन, मतलब कह रहे हैं कि जो भी हम एक तरीके से ओवरहेड रेट निकालते हैं, प्री डिटरमाइंड रेट निकालते हैं, हाँ है ना, तो उसमें प्री डिटरमाइंड हम क्या लेते हैं? बजटेड बेस लेते हैं और बजटेड ओवरहेड लेते हैं बेसिकली। तो कह रहे हैं कि आप वहां पर किस कैपेसिटी का यूज करते हैं? मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम का यूज कर नहीं सकते, बोलो हाँ है ना, नहीं है। डायरेक्ट लेबर आर का यूज करेंगे, मशीन आर का यूज करेंगे। अच्छा, ये नॉर्मल कैपेसिटी का यूज करेंगे। ठीक है, क्या आंसर है इसका? डी। वैसे इसका एक दूसरा आंसर भी हो सकता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। हाँ, गिवन है तो यही होगा बेसिकली। अगर मान के चलो नॉर्मल कैपेसिटी प्रैक्टिकल, नॉर्मल प्रैक्टिकल दोनों होता, तो तुम प्रैक्टिकल पे टिक मार कराते नॉर्मली, ये वो बजटेड वही होती है हमारी एक तरीके से। क्लियर है कि अगर हम इस कैपेसिटी पे काम करेंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी हमारी, है ना। चलिए, which of the following overhead cost may not be apportioned on the basis of direct wages? ये तो बहुत आसान है, बताओ कौन सा, कि कौन से ओवरहेड को हम अपोर्शमेंट नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस बता, क्यों? नहीं 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 नहीं, तू समझा नहीं, मतलब कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस के बेस पे नहीं बांटी जा सकती? डायरेक्ट वेजेस, देख, क्या वर्कर को हॉलीडे पे मिल सकता है? जो मतलब डायरेक्ट वर्कर को मिल सकता है, परक्विजिट्स मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, ईएसआई मिल सकता है, मिल सकता है। ये मैनेजर क्या है? मैनेजर सैलरी, ये डायरेक्ट वर्कर नहीं है, डायरेक्ट वर्कर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? मैनेजर कमीशन। ये सब डायरेक्ट वर्कर को मिल सकता है जो कनेक्टिविटी प्रोडक्शन है। आ गया? क्लियर है? बस क्लियर है। चलिए, धन्यवाद डेटा, बाय, सी लव यू, जय हिंद, जय भारत।